नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी। स्वागत और अभिनंदन। आज पूरे विश्व में खबरें ही खबरें हैं। ईरान युद्ध है, देश की मौजूदा परिस्थितियां हैं, 5 राज्यों के चुनाव। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जानना चाहेंगे कि आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। राहुल गांधी, हेमंत विश्व शर्मा आपस में भिड़े पड़े हैं। बड़े तीखे सवाल हैं। प्रधानमंत्री जी गाय और भैंस की बात कर रहे हैं। इससे पहले वो मंगलसूत्र का जिक्र कर चुके हैं। सर, आज की मौजूदा परिस्थितियों में क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं? चुनाव के लिए कुछ भी किया जाएगा? जी शिव कुमार जी, आपको प्रणाम। सभी दर्शकों को भी प्रणाम मेरी ओर से। और ये अफसोस की ही बात कहें कि प्रजातंत्र की व्यवस्था ऐसी बन जा रही है कि चुनाव में हार जीत के लिए हम कई सीमाओं को लांघने के लिए तत्पर दिख रहे हैं। मान्य सभ्य व्यवहार, बोली, एक दूसरे का न्यूनतम आदर, इसी पे तो प्रजातंत्र टिकेगा। यही तो स्वच्छ प्रजातंत्र के बुनियादी आधार होने चाहिए। और यदि तू मैं ही सारी बात उतर के आ जाएगी तो देश और समाज का भविष्य क्या होगा? नागरिक मतदाता हमको अवसर देते हैं उनकी देखभाल करने का, एक स्तर कायम करने का, मर्यादाएं बनाने का, और उन्हीं मर्यादाओं को भंग करके मात्र एक चुनाव जीतने के लिए हम कुछ भी करने पे अगर उतारू दिखेंगे तो उसका प्रभाव आम नागरिक के ऊपर क्या पड़ेगा? क्या हम उनसे कह रहे हैं कि ऐसे ही आचरण आप लोग भी करो, यही ठीक है, यही रास्ता होना चाहिए, यही जीवन का मार्ग है? तो ये दुखद है और स्वीकार्य भी नहीं है। समय के साथ इसमें पुनः सुधार आएगा और हम वैसी परिस्थितियां भी देख सकेंगे कि देश की पहली सरकार सर्वदलीय सरकार थी। अटल बिहारी जी यूएन में विपक्ष के नेता होते हुए देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए। कहीं उपचार की कभी बात आई तो उसमें कहीं कोई ढीलापन नहीं देखने को मिला। ये होता है सम्मान, ये होता है विपक्ष में रहते हुए भी एक दूसरे का आदर करके और वैचारिक मुद्दों पे हम बिल्कुल अपने मूल्यों पे अडिग रहें। लेकिन व्यवहार अगर गिरता है तो उसका बहुत खराब प्रभाव नागरिकों पे पड़ता है, समाज पे पड़ता है, सभ्य व्यवहार पे पड़ता है, सभ्यता पे पड़ता है। सर, तमिलनाडु में कांग्रेस ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी थी। अब वहां चुनाव है, वोट पड़ेंगे। वहां के चुनाव को लेकर जिस तरीके से बीजेपी वहां अपना एक उपस्थिति दर्ज कराना चाह रही है, वहां तरह तरह के प्रलोभन जो वो करते हैं, चुनाव में हमेशा करते आए हैं, तो क्या तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन अपना वर्चस्व कायम रखेगा? जी, जवाबदारी तो पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी की दी थी, उम्मीदवारों के चयन के लिए दी थी। कठिन काम था क्योंकि सीट संख्या बहुत सीमित थी और विभिन्न स्तर के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, संगठन के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय प्रतिनिधि, सांसद, बड़े लीडर्स, ये सब के बीच में 28 सीटों को संतुलित तौर पे सीएलपी, पीसीसी चीफ, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एक बहुत कठिन सा काम था। और मुझे तंगी सी महसूस इसमें हुई क्योंकि सीटें बहुत कम थी। 234 की विधानसभा है। इसमें कांग्रेस की कोटे में अगर कह लें, पिछले बार 25 सीटें थी, इस बार 28 सीटें हैं। उनमें अच्छे उम्मीदवारों का चयन करना, सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश करना, जो स्थानीय नेतृत्व है
उनके फीडबैक के आधार पे उनकी मंशा को भी ध्यान में रखते हुए चयन करना एक कठिन काम था। लेकिन मुझे लगता है कि वहां डीएमके के साथ जो कांग्रेस की साझा अलायंस है वो बहुमत में आ जाएगी। बीजेपी को 27 सीटें एआईडीएमके के साथ जो गठबंधन बना है उसमें मिली। पिछली बार कांग्रेस 25 सीटों में लड़ी थी, 18 विधायक आए थे, और भाजपा की जहां तक मुझे स्मरण है 5 या 6 विधायक आए थे। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा वहां रेस में है, कहीं बड़ी संख्या में उनके विधायक आएंगे, ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगती। वो डबल डिजिट में आएंगे भी, मुझे उम्मीद नहीं है। और कांग्रेस डीएमके का अलायंस पुनः काम करने का अवसर पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सर, लगातार गैस और तेल का संकट उत्पन्न होने की कगार पर जा रहा है। आप कई राज्यों में देख रहे हैं, खुद आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, तमिलनाडु भी आप लगातार घूम रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि जब चुनावी प्रक्रिया में रहे तो ये सब चीजें रही सामने। क्या गैस का संकट है या फिर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस झूठा प्रचार प्रसार कर रही है? ये गंभीर संकट के प्रारंभिक दिन है, जैसा आपने कहा, और कांग्रेस को झूठा प्रचार कहने वाले स्वयं इस बात का आकलन करें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने सदन में ये कहा, लोकसभा में ये कहा कि जो गैस इत्यादि का संकट है ये कोविड से तुलना की। तो जब आप स्वयं कोविड से इसकी तुलना कर रहे हो तो ये स्पष्ट आप कह रहे हैं, संकेत भी नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। कोविड की बीमारी, महामारी विश्व में 100 साल बाद कहते हैं कि उस प्रकार के प्रकोप को दुनिया ने देखा। दुनिया का शायद ही कोई देश था जो कोविड के संकट से दूर रह सका हो, कुप्रभाव से दूर रह सका हो। और उससे प्रधानमंत्री जी जब तुलना कर रहे हैं तो स्वयं कह रहे हैं कि गंभीर से गंभीर स्थिति आने वाले दिनों में आ सकती है। अभी लॉकडाउन नहीं लगा है, अभी केसेस आने चालू नहीं हुए हैं, अभी लाइनें दिख रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं कि 14.2 किलो कहीं 10 तो नहीं हो गया, 10.2 तो नहीं हो गया। फिर ये सुनने में आ रहा है सरकार कह रही है नहीं, उसमें कटौती नहीं की गई है। फिर लाइन में जो लोग जा रहे हैं वो कालाबाजारी की बात कर रहे हैं। मेरे को 3,500 रुपए सिलेंडर की बात भी लोगों ने बताई, 5,000 रुपए सिलेंडर की बात भी बताई। कमर्शियल जो गैस है इस पे रैशनिंग हो गई है, सामान्य रूप से वो उपलब्ध नहीं हो रहा। जो उपभोक्ता है वो मुझे सही या गलत उन्होंने बताया कि हर 25 दिन में जो सिलेंडर मिल जाता था, अब हम लोग को कहा जा रहा है कि 35 दिन में रिफिल मिलेगा। जो घर पहुंच सेवा उपलब्ध होती थी उसके स्थान पे डीलरशिप के सामने लंबी लंबी लाइनें सिलेंडर लेके लोग खड़े हुए दिख रहे हैं। तो कुछ तो है ऐसा जिस कारण से दिक्कत हो रही है। सर, वापसी भी अब शुरू हो चुकी है, शहरों से पलायन गांव की ओर शुरू हो चुका है। जब प्रधानमंत्री जी ने सदन में ये कहा कि कोविड से भी स्थितियां खराब होंगी, ट्रेनों पर, बस अड्डों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। अगर हम शहरों की बात करें तो जो व्यक्ति अपना 2 लीटर का सिलेंडर लेकर अपना परिवार चला रहा था उसे 500 रुपया प्रति किलो मिल रही है। सर, मेरी बात को बड़े गंभीरता से सुनना, 500 रुपया प्रति केजी गैस उसे मिल रही है। अब 500 रुपया किलो गैस लेकर वो तो परिवार चला नहीं पाएगा। जो आदमी 100 रुपया किलो गैस ले रहा था वो 500 रुपया किलो में, जो आप 5,000 और 3,500 की बात कह रहे हो, मेरे पास भी खूब सूचनाएं हैं, लोग कह रहे हैं कि आज हम 3,500 का लेके आए। कोई सुनने वाला तो हो। अगर ये सवाल करेंगे तो फिर वो हमारा चैनल बंद करा देंगे, हमारा फेसबुक पेज बंद करा देंगे, हमारा ट्विटर बंद करा देंगे। क्या बचेगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन जनता के सवाल तो करने पड़ेंगे। क्या आवाज रोक के रुक जाएगा? देश में समस्या है, उसे आप रोक पाओगे? अभी तो ईरान के युद्ध की शुरुआत भर है, अभी तो किसान को खाद नहीं मिलेगी, किसान को फला चीज नहीं मिलेगी। तो क्या इस गंभीरता से आपको दिख रहा है, लग रहा है कि सरकार निपटने की कोई योजना बना रही है, या फिर चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी व्यस्त हैं? गृह मंत्री जी ने कह दिया मैं तो 15 दिन बंगाल में रहूंगा, प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में। अभी तो प्रचार में दिख रहे हैं,
और देखें, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जब आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको देश को विश्वास में लेना है और लेना चाहिए। जो सही स्थिति है वो देश के सामने आपको प्रस्तुत करनी चाहिए। अभी रिजर्व स्टॉक हैं, रिजर्व स्टॉक होने के नाते जब तक वो चलेंगे, नया भंडार जब तक आपको नहीं मिल रहा है, पुनर्सप्लाई सामान्य रूप से चालू नहीं होती है, तब तक आपको दिक्कत आएगी। और ईरान इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इसके चलते लोग स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, बढ़ भी गए हैं। 70-80 के आसपास थे, अभी 110, 120, 150 तक जाके फिर थोड़े से उतरे हैं। रघुराम राजन जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और वो कह रहे थे कि वहां की परिस्थिति अगर वैसी बनी रही तो 200 रुपए तक कच्चे तेल का दाम जा सकता है। $200 प्रति बैरल ब्रेंट का दाम जा सकता है। ये रघुराम राजन जी जैसे जिम्मेदार और जवाबदेह लोग कह रहे हैं तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। इसका नुकसान क्या होगा? दाम बढ़ेंगे। आपने गैस की बात से चालू किया था तो लोगों ने मुझे ये भी बताया कि चाय महंगी हो रही है। 5 रुपए की चाय 10 रुपए 15 रुपए की स्थिति आ रही है। कई होटल रेस्टोरेंट बड़े जहां कमर्शियल गैस के सिलेंडरों से काम चलता था वो या तो बंद हुए हैं या वहां का कारोबार प्रभावित हुआ है। हर परिस्थिति में आप देखिए, आप विश्वास में लीजिए। मुझे याद है स्कूल कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे, पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने देश के सामने संकट की स्थिति और अनाज इत्यादि की स्थिति को रखा और हम लोग घर में एक टाइम खाना खाते थे। ये खुला खुला देश के सामने साझा करने की बात थी कि एक संकट से देश गुजर रहा है। वो जय जवान जय किसान के नारे के युग की बात है या समय की बात है, तो साझा किया और पूरा देश साथ में खड़ा होके जो परिस्थिति थी उसका सामना कर रहा था। अभी ऐसी दिक्कत है तो आप बोलिए, आप देश के नागरिकों को विश्वास में लीजिए, कहिए कि तेल कम है, गाड़ी कम चलाइए, पैदल चलिए, दूसरे साधन अपनाइए, मास ट्रांसपोर्ट अपनाइए, आप साझा तो करिए। आप कहेंगे कि कुछ नहीं है, लोग भटकेंगे, जाएंगे, महंगे दामों में वस्तुओं का क्रय करेंगे और उनका जो बजट है वो टूटेगा। सबसे ज्यादा भार मध्यम वर्ग को, जो मध्यम वर्ग के नीचे का तबका है, जिसे हम गरीब तबका कहते हैं, उनको। ठेले में चाय कौन पिएगा? बड़े उद्योगपति तो नहीं पिएंगे। सामान्य जो हमारा नागरिक है, वो मध्यम वर्ग के भी आर्थिक पायदान में निचली सीढ़ी में खड़े हुए लोगों को हम मानेंगे। वो वहां जाके पी रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है? तो आप साझा करिए पूरे देश के साथ सही स्थिति को। कोविड जैसी स्थिति की बात करके और फिर आपके मंत्री कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है, तो आप भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ये ठीक नहीं है। सर, एक बस अंतिम सवाल और एक छोटा सा आपसे पूछना है कि चुनाव चल रहा है, चुनाव में भाषा शैली का बिल्कुल अंत हो गया है। ना उम्र का लिहाज है, ना बातचीत के दायरे का लिहाज है। राहुल गांधी ने आज कुछ सवाल उठाए हेमंता बिस्वा शर्मा पर। राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री जी से सवाल कर रहे हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं दे रहा है। वो कुछ ऐसे शब्द कह रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्हें हम कहना भी उचित नहीं समझेंगे कि एक सभ्य नागरिक का एक दायरा होता है शब्दों का, लेकिन क्या इन शब्दों से राजनीति चलेगी? ये तो तब तक का है जब तक का आपका ये ढोल चल रहा है। जिस दिन ढोल फटेगा उस दिन तो फिर कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि मर्यादा तो होती है कहीं ना कहीं। इसीलिए तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। आपने तो मर्यादा भी तोड़ते चले जा रहे हो। अब मर्यादा भी नहीं बचेगी, फिर बचेगा क्या? बाकी तो कुछ छोड़ा नहीं है आपने। धर्म, समाज, संप्रदाय, आपके राज्य में भी कुछ दे गए होंगे फ्री में, मिला कि नहीं मिला वो भी आप बता देना। अभी बंगाल में भैंस बेच रहे हैं, कह रहे हैं भैंस और गाय दे देंगे। अभी बीच के राज्यों में सिलेंडर दे गए, वो मिला कि नहीं मिला किसी को पता नहीं है। तो क्या हो क्या गया है? नेताओं की ये एक तरीके से जैसे
AQI बढ़ा हुआ है, प्रदूषण बहुत बढ़ा हुआ है। ऐसा ही क्या नेताओं में भी भाषण शैली का वो निशिकांत दुबे है? क्या प्रदूषण बढ़ा हुआ है? ये ऐसे लोग निसंदेह जनप्रतिनिधि होने के योग्य नहीं है, इनको अवसर ही नहीं मिलने चाहिए। ये एक संयोग कहें, एक दुर्भाग्य कहें कि मतदाता ही जिनको हम सर्वोपरि मानते हैं वो ही मौका दे देते हैं। वो एक अलग बात है। जहां तक भाषा शैली और मर्यादाओं के परिपालन का सवाल है, तो ये निर्वाचन आयोग किसके लिए बनाया गया है? इसी के लिए तो निर्वाचन आयोग को संवैधानिक शक्तियां दी गई हैं कि वो सुनिश्चित करे कि किस वातावरण में और किस प्रबंधन में चुनावों का सिलसिला देश में लागू किया जाएगा। तो या तो सुप्त है हमारी निर्वाचन आयोग, या दबी हुई है, कॉम्प्रोमाइज जिसको कहते हैं, या मिली हुई है एक कदम आगे हम बढ़ के अगर उसकी संज्ञा ले लें। तो ये पूरे देश की संवैधानिक ढांचागत व्यवस्था को चुनाव जीतने भर के लिए एक के बाद एक आप नष्ट करते चले जा रहे हैं। राम जी के मंदिर की बात करने वाले अगर आचरण अपना खोखला करेंगे तो राम जी की मूर्ति स्थापित करने से जिस राम राज्य की परिकल्पना को अपने जीवन में स्थान देने की बात आपने कही, वो तो स्थापित नहीं हुई ना। यहां आप अलग व्यवहार करोगे, न्यूनतम स्तर का व्यवहार करोगे और वहां राम जी की दुहाई दोगे, तो अंततः आम मानस के सोच में क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो भगवान राम का नाम ले रहे हैं वो खुद इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो राम जी की मर्यादा पे स्वयं विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ये नहीं सोच रहे हैं उन लोग, क्योंकि उनको तो चुनाव में किसी तरह से जीतने की बात है। तो बहुत बहुत दुख की बात है कि हमारा देश और हमारे देश की व्यवस्थाएं इस स्तर पे गिरती चली जा रही हैं जो हम लोग आजकल देखते हैं। बहुत ही दुखद। सर फिर इस हिसाब से होगा क्या? कैसे इससे निजात मिलेगी? लोग तो फंसते चले जा रहे हैं। मैंने आपसे वही सवाल किया था अभी कि आपके राज्य में भी चुनाव हुआ, आपने भी कई चुनाव लड़े हैं, अभी भी आप 3 वर्ष पहले चुनाव लड़ चुके हो, 2.5 वर्ष पहले। तब भी क्या चुनाव आयोग का यही रवैया थी? आप भी सत्ता में थे, आपको परेशान किया गया, जानबूझकर हर चीजें फर्जीफिकेशन किया गया। चुनाव आयोग तो तब भी खामोश था, चुनाव आयोग अब भी खामोश है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? छत्तीसगढ़ में कम से कम स्थिति इतने निम्न स्तर तक तो नहीं उतरी थी, कमियां रही, वो अपने जगह है। और ये हो इसलिए रहा है कि हमारे अंदर की एक भूख सत्ता की वो ऐसी तीव्र हो गई है कि एन केन प्रकारेण हमको चुनाव जीतना है, चाहे जैसे भी हो हमको चुनाव जीतना है। क्योंकि सत्ता की भूख, सत्ता की ललक, सत्ता का स्वाद ये ऐसा घर कर गया है कि हम मर्यादाओं को तोड़ते चले जा रहे हैं। चुनाव लड़िए, जो हारेगा जो जीतेगा ठीक है। अब क्रिकेट के मैदान पे आप उतरोगे, फुटबॉल के मैदान पे उतरोगे और किसी भी प्रकार से हमको चुनाव जीतना है या हमको उस खेल को जीतना है, तो क्या आप सारी मर्यादाओं को भंग करके खेल के मैदान में उतर के आप भागीदार बनोगे? नहीं। कैसा संघर्ष होता है खेल के मैदानों पे, दो टीमें आमने सामने रहती हैं, थोड़ी बहुत 19-20 होता है, रेफरी होते हैं, वो देखते हैं। हमने नहीं देखे अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों में, अपवाद को छोड़ दीजिए, कि रेफरी मर्यादाएं तोड़ रहा है। यहां तो रेफरी मर्यादाओं को छिन भिन कर रहा है। तो खेल कैसा होगा? जब रेफरी कहेगा कि हाँ नहीं, ऑफसाइड नहीं है, गोल मारे जाओ, तो अब हर तरीके से इन प्रकार जीतने के लिए सामने वाली टीम वो काम करने लगेगी। हमारे रेफरी ही फिलहाल सक्षम नहीं दिख रहे अपने कार्य के निष्पादन में, अपनी जिम्मेदारी के निष्पादन में हमारे रेफरी सक्षम नहीं दिख रहे। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करने देना, तो खेल क्या होगा? किस स्तर का खेल होगा? जो हमको देखने को मिल रहा है वो होगा। और उम्मीद आपने कहा कि आखिर में होगा क्या, कि जनता ही जागेगी। हम लोग तो अभी
किसी रेवोल्यूशन की बात नहीं सोच रहे, वो स्थितियां अभी नहीं आई हैं, लेकिन अंततः मानव उठता है, मानव जागृत होता है। और आज के जागरूक युग में मुझे लगता है कि जो आपके माध्यम से भी पहल हो रही है, लोगों तक बात बिल्कुल सही बात है कि आज के दौर में अगर सब कुछ ये बदलेगा तो कैसे बचेगा, क्योंकि स्थितियां बड़ी विकराल हो रही हैं और विकराल होती स्थितियों में किस तरीके से ये मौजूदा स्थितियां ठीक रहेंगी, क्या चुनाव आयोग अपनी भूमिका सही निर्वहन कर रहा है, क्या सरकार वास्तविक या सर्वोच्च अदालत जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश बीवी नागरत्ना जी ने जो कहा है वो बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर क्यों इस तरीके की बातें सामने आती हैं। शायद तकनीकी व्यवधान के कारण हमसे संपर्क टूटा है, फिर हम किसी मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। सिंहदेव जी का भी बड़ा बड़ा आभार, धन्यवाद, उन्होंने हमें समय दिया। दर्शक देखें और समझें और हमें कमेंट में जरूर बताएं क्या सिंहदेव जी द्वारा कही गई बातें सही हैं या गलत। नमस्कार।